हेलो एवरीबॉडी, आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग गुड। आई एम दीपिका फ्रॉम लर्नो हब, एक ऐसा फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां पर आप पढ़ सकते हो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी एंड एसएसटी एब्सोल्युटली फॉर फ्री ओनली एट learnohub.com। तो बच्चों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं आईसीएसई क्लास 6 ज्योग्राफी का नेक्स्ट चैप्टर, और चैप्टर है एग्रीकल्चर, द टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर। तो डिटेल में पढ़ते हैं इस चैप्टर को, एग्रीकल्चर होता क्या है और उसके अलग अलग टाइप्स क्या होते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए चैप्टर के साथ शुरू करते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले बात करते हैं कि एग्रीकल्चर होता क्या है। तो एग्रीकल्चर, तो अगर हम इस वर्ड को देखें तो हम इस वर्ड को ना दो हिस्सों में डिवाइड कर देंगे। ये लिया गया है दो लैटिन वर्ड से, एगर और कल्चरा। तो एगर का मतलब होता है फील्ड्स या फिर खेत, जिन्हें हम इंडिया में बोलते हैं, और कल्चर का मतलब होता है किसी चीज को कल्टीवेट करना। तो इन शॉर्ट एग्रीकल्चर का मतलब होता है कि जब हम लैंड के ऊपर किसी चीज को कल्टीवेट करते हैं या फिर किसी चीज की खेती करते हैं। इवन हम किसी चीज को पालने को भी एग्रीकल्चर ही बुलाते हैं। तो एग्रीकल्चर में ये सब एक्टिविटीज आती हैं, जैसे अलग अलग तरह की क्रॉप्स को ग्रो करना, एनिमल्स का ध्यान रखना, एनिमल्स को पालना फॉर डेयरी, जैसे दूध के लिए, और दूध से फिर हमें दही और सारे डेयरी प्रोडक्ट्स मिलते हैं। मीट के लिए पोल्ट्री फार्मिंग, और इवन जो फिश फार्मिंग होती है, जिसे हम रेयरिंग ऑफ फिशेस बोलते हैं, तो पॉन्ड्स में फिशेस को पालना, ये सब आता है एग्रीकल्चर के अंडर। तो एग्रीकल्चर का मतलब सिर्फ खेतों में काम करना और खेतों में क्रॉप्स उगाने तक नहीं होता है। अब बात करेंगे कि ये जो इम्पोर्टेंस है एग्रीकल्चर की, वो क्या है, क्यों हमारे लिए एग्रीकल्चर इम्पोर्टेंट है। तो अगर हम आज भी देखें तो एशिया और अफ्रीका जो दो कॉन्टिनेंट्स हैं, इन कॉन्टिनेंट्स में आज भी अराउंड 50% पॉपुलेशन जो है वो एग्रीकल्चर से ही लिंक्ड है। चाहे वो खेतों में अनाज उगा रहे हैं, चाहे वो एनिमल्स का ध्यान रख रहे हैं और उनसे कुछ चीज़ें ले रहे हैं, तो हमारी बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन आज भी एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट है और यही उनका मेन ऑक्यूपेशन है। तो पुराने टाइम से एग्रीकल्चर ही मेन ऑक्यूपेशन रहा है throughout the world. So from thousands of years, humans are practicing agriculture and it is still important occupation for people across the world. जैसे मैंने बताया कि over 50% of the people in the continents Asia and Africa, people are still involved in agriculture and food grains are the main products. तो इनके जो main products हैं वो food grains हैं, जैसे कि चावल, दाल, गेहूं, ये जो हम सब डेली खाते हैं, ये सब हमें एग्रीकल्चर से ही मिलता है। तो मतलब अगर एग्रीकल्चर ना हो तो ये सारी चीजें भी हमें नहीं मिलेंगी। तो एग्रीकल्चर सिर्फ फार्मिंग नहीं है, एग्रीकल्चर का मतलब सिर्फ और सिर्फ फार्मिंग नहीं है। एग्रीकल्चर का मतलब है कि एनिमल्स को रेज करना, पोल्ट्री, फिश फार्मिंग करना, और साथ ही साथ उनका ध्यान रखना और उनसे कुछ प्रोडक्ट्स लेना। तो हमारी लाइफ एग्रीकल्चर से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है। अगर एग्रीकल्चर नहीं होगा तो हमें खाने के लिए चीज़ें नहीं मिलेंगी। सो एग्रीकल्चर इज ऑक्यूपेशन एंड ऑल्सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर फूड प्रोडक्शन। इसमें ऑक्यूपेशन में बहुत ज़्यादा लोग एम्प्लॉयड हैं, और फूड प्रोडक्शन का जो मेन प्रोडक्ट है, जो एग्रीकल्चर का मेन प्रोडक्ट है, दैट इज़ फूड ग्रेन्स। अब हम आते हैं अलग अलग तरह की फार्मिंग्स पर। तो आपने शायद थोड़ा थोड़ा इनके बारे में प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा, लेकिन आज हम इन सारे ही टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर को हम पढ़ेंगे डिटेल में विद एग्जाम्पल्स, थोड़ा अच्छे से समझेंगे कि ये होती क्या है। सबसे पहले है सब्सिस्टेंस फार्मिंग। ये क्या होती है? ये ऐसी खेती होती है जो छोटे छोटे फार्मर्स करते हैं, मतलब ऐसे फार्मर्स जिनके पास कम लैंड है, जिनके पास एरिया कम है, और ये खेती सिर्फ अपने परिवार वालों को पालने के लिए की जाती है। मतलब एक छोटी सी जगह है, छोटा सा एरिया है, उस एरिया में सब्जियां उगाई जाएंगी, थोड़े अनाज उगाए जाएंगे, और जिससे कि सिर्फ अपना और अपने परिवार का पेट पाला जा सके, कोई बेचने के लिए नहीं। इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज ये आती है कि ये जो छोटे छोटे फार्मर्स होते हैं ना, दे आर डिपेंडेंट ऑन द नेचुरल फर्टिलाइजर्स। मतलब ये कोई केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज नहीं करते हैं, ये ऑर्गेनिक या नेचुरल फर्टिलाइजर्स का यूज करते हैं, जिससे ये सब्जियां, ये अनाज बहुत ज्यादा हेल्दी होते हैं। और दूसरी बात कि इनको, क्योंकि एरिया कम है और उस एरिया में ये मॉनसून्स पे डिपेंडेंट होते हैं बारिश के लिए, कि बारिश आएगी उसी से अपने खेतों में
पानी देंगे, वो मतलब उसी से हमारे खेतों को पानी मिलेगा। सो ये होती है सबसिस्टेंस फार्मिंग, जो छोटे छोटे फार्मर्स छोटी छोटी लैंड्स पर करते हैं। सो फार्मर प्रैक्टिस बाय फार्मर्स विद अ स्मॉल पीस ऑफ लैंड, दे जस्ट ग्रो इनफ फूड टू फीड देयर फैमिलीज एंड नॉट फॉर सेल। कॉमन क्रॉप्स जैसे राइस एंड वेजिटेबल्स, एंड दे यूज नेचुरल और ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर जैसे कि काउ डंग, एनिमल ड्रॉपिंग्स और इवन ये डेड प्लांट्स और एनिमल्स, तो जब ये डिकम्पोज हो जाते हैं तो इनसे भी फर्टिलाइजर्स, मतलब इनमें जो भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो बाहर निकलते हैं और इनको भी ये एज फर्टिलाइजर्स अपनी क्रॉप्स के लिए, अपने खेतों के लिए यूज करते हैं। सो दे रिलाई ऑन मॉनसून रेन्स फॉर वाटर। तो मतलब ये इनका पूरा का पूरा फोकस सिर्फ मॉनसून के ऊपर होता है कि बारिश आएगी और बारिश से इनके खेतों में पानी दिया जाएगा। सो दिस इज अबाउट सबसिस्टेंस फार्मिंग। तो इसको मैंने एक छोटा सा रीकैप के फॉर्म में यहाँ पर लिखा है। तो हमने अभी तक जो भी पढ़ा वो सब कुछ यहाँ पर है, राइट। तो अगर आपको रिकैप करना हो तो रिकैप के लिए आप ये वाला फ्लो चार्ट देखेंगे। क्या है इसमें? तो इसमें है दीज आर द स्मॉल फार्मर्स जो सबसिस्टेंस फार्मिंग करते हैं। दे ग्रो क्रॉप्स ओनली फॉर द फैमिली यूज, ये ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स का यूज करते हैं और यहाँ पर मॉनसून रेन्स पर ये टोटली रिलाई करते हैं। अब बात करते हैं इंटेंसिव फार्मिंग की। ये फार्मिंग स्मॉल प्लॉट्स ऑफ लैंड में की जाती है, जैसे सबसिस्टेंस फार्मिंग की जाती है, लेकिन उससे अलग कैसे है? उससे अलग कुछ ऐसे है कि वहां पर हमने देखा कि सिर्फ अपनी फैमिली की नीड्स को पूरा करने के लिए हो रहा है, नेचुरल फर्टिलाइजर मॉनसून के ऊपर डिपेंडेंट है, लेकिन इस केस में हाइब्रिड सीड्स का यूज किया जाता है, फर्टिलाइजर्स, केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज किया जाता है, काम ज्यादा होता है तो उसके लिए लेबर रखनी पड़ती है और एक ही साल में 2 से 3 क्रॉप्स को उगाया जाता है। तो और इवन इरिगेशन के लिए भी पानी का यूज किया जाता है अलग अलग सोर्सेज से। तो अगर हम इसको कंपेयर करें विद सबसिस्टेंस फार्मिंग, ये थोड़ी एक्सपेंसिव होती है, इसमें एक्सपेंसेस ज्यादा होते हैं। तो क्या होता है कि एक स्मॉल प्लॉट ऑफ लैंड में ही ये की जाती है इंटेंसिव फार्मिंग, और इसमें मैक्सिमम यील्ड होती है एक लिमिटेड लैंड में। मतलब लैंड छोटी सी है लेकिन उस लैंड को प्रॉपरली डिवाइड करके उससे मैक्सिमम यील्ड निकाली जाती है। मतलब मैक्सिमम क्वांटिटी में जितने ग्रेन्स या जितने फूड प्रोडक्ट्स निकल सकते हैं वो निकाले जाते हैं, वो उगाए जाते हैं। यूजेस, सो दे यूज हाइब्रिड और क्रॉस ब्रेड सीड्स, ठीक है, तो इनके लिए पैसे लगेंगे, हुई ना एक्सपेंसिव। दूसरा, प्लेंटी ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स। अब एक छोटे से एरिया में खूब सारी क्रॉप्स उगानी है तो वहां पर पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर्स का भी यूज करना पड़ेगा। देन ये जो वे मेन्योर यूज करते हैं एक तरह से, या फिर ये फर्टिलाइजर के लिए ये नाइट सॉइल बेसिकली क्या होता है? ये होता है ह्यूमन वेस्ट। तो ह्यूमन वेस्ट का, एनिमल मेन्योर का और इवन हाउस होल्ड वेस्ट का भी यूज करते हैं जो कि सॉइल की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाते हैं। सो दे रिक्वायर लॉट ऑफ लेबर एंड इज एक्सपेंसिव। सो एज कंपेयर टू द प्रीवियस वन दिस इज एक्सपेंसिव, क्योंकि यहाँ पर हम आउटसाइड सोर्सेस की चीजें काफी ज्यादा यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम क्या क्या कॉमनली उगाते हैं? सो दीज आर राइस, व्हीट, कॉटन एंड शुगर केन। अब अगर हम इसको देखें ना तो कैसे है कि स्मॉल प्लॉट ऑफ लैंड में हमने इसको उगाया है, हाइब्रिड सीड्स, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स का यूज किया है। अब थोड़े से टाइम में खूब सारी क्रॉप्स को उगाना है तो यहाँ पर लेबर की जरूरत भी पड़ेगी और इसीलिए हाई कॉस्ट इनपुट्स होते हैं यहाँ पर, और क्रॉप यील्ड भी ज्यादा होती है। लेकिन जैसे हमने डिस्कस किया कि हम यहाँ पर पेस्टिसाइड्स और हम यहाँ पर केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज कर रहे हैं, करेक्ट। तो इससे क्या होता है ना कि इनिशियली तो हमें लगेगा कि अच्छा है हमने यूज किया तो हमारी क्रॉप यील्ड अच्छी हुई, लेकिन विद टाइम जब हम देखते हैं ना तो विद टाइम ये केमिकल्स हमारी सॉइल की फर्टिलिटी को कम कर देते हैं, हमारी सॉइल जो है उसकी प्रोडक्टिविटी को, उसकी फर्टिलिटी को कम कर देते हैं और इससे हमारी सॉइल को बहुत ज़्यादा डैमेज होता है। तो फीचर्स और एरियाज क्या है इंटेंसिव फार्मिंग के? फर्स्ट इज यूज इरिगेशन एंड डबल क्रॉपिंग इन क्रॉप रोटेशन। मतलब एक ही लैंड पे एक से ज़्यादा क्रॉप्स लगा देंगे, राइट, और क्रॉप्स की रोटेशन करते रहेंगे। क्रॉप्स की रोटेशन से क्या होता है कि ये चीज ना, मतलब जैसे एक बार एक ऐसी क्रॉप लगाई जिसमें नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट है, अगली बार एक ऐसी क्रॉप लगाई जिसमें नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो उससे क्या होगा? पहली वाली में सारी नाइट्रोजन यूज हो चुकी है, दूसरी वाली को नाइट्रोजन की जरूरत नहीं है, तो इससे नाइट्रोजन की रिप्लेनिशमेंट हो जाएगी सॉइल में, और ये क्रॉप रोटेशन हमारी सॉइल को थकने नहीं देता है और फर्दर आगे वाले क्रॉप्स को उगाने के लिए वो
तैयार कर देता है सॉइल को। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्निक है। देन इट ऑल्सो हेल्प्स इन मेंटेनिंग द सॉइल फर्टिलिटी। शॉर्ट टर्म गेन्स हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में केमिकल्स बहुत ज़्यादा बैड इफेक्ट कर देते हैं हमारे सॉइल को, राइट, बहुत ज़्यादा डैमेज कर देते हैं। सो फर्टाइल सॉइल इज प्रिजर्व्ड यूजिंग, तो फर्टाइल सॉइल को हम क्रॉप रोटेशन से या फिर मल्टीपल क्रॉपिंग से उसको प्रोटेक्ट करते हैं कि मल्टीपल क्रॉप्स उगा देना, तो उससे हमारी जो सॉइल की फर्टिलिटी है उसको हम बचाते हैं। ऑल्दो हम केमिकल्स का यूज भी कर रहे हैं, लेकिन ये छोटी छोटी टेक्निक्स हमारी सॉइल को बचाने का काम करती हैं। अब ये प्रैक्टिस कहाँ पर होते हैं, तो ये चीज इंपॉर्टेंट है, राइट। इंपॉर्टेंट तो पीछे वाला भी है, लेकिन ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो सारी कहानी है जो आपको याद रहेगी, ये कहानी नहीं है, ये नाम है, शायद आप भूल जाओगे, तो इसलिए इनको ध्यान से पढ़ना। तो इंडिया में, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में बहुत ज़्यादा इंटेंसिव फार्मिंग होती है, जैसे कोस्टल एरियाज में, हिमालयन वैली में और ब्रह्मपुत्र वैली में। इसके सिवा चाइना में, जापान में, कोरिया में इंटेंसिव फार्मिंग देखी गई है। आगे बढ़ते हैं। नाउ वी विल बी टॉकिंग अबाउट, यही एक क्विक सा रिकैप कि इंटेंसिव फार्मिंग में इरिगेशन होता है, डबल क्रॉपिंग एंड क्रॉप रोटेशन होता है, हाई यील्ड शॉर्ट टर्म के लिए होती है और लॉन्ग टर्म के लिए क्योंकि हम केमिकल्स का यूज कर रहे हैं तो ये हमारी सॉइल की फर्टिलिटी को खराब करती है, मतलब सॉइल को फर्टाइल नहीं रहने देती हैं, सॉइल को डैमेज करती हैं। नाउ कमिंग ऑन टू फ्रॉम इंटेंसिव टू एक्सटेंसिव। तो इंटेंसिव हमें समझ आ गया, अब एक्सटेंसिव क्या होगा, क्या इसका एकदम ऑपोजिट होगा कि हम लैंड को ऐसे फ्री छोड़ते रहेंगे? चलिए देखते हैं। तो ये एक ऐसी फार्मिंग है जहां पर लोग कम हैं, जगह ज्यादा है और मशीन्स का यूज हो रहा है। तो देखो, इससे पहले कि मैं आपको पूरी एक्सप्लेनेशन दूं कि एक्सटेंसिव फार्मिंग क्या होती है, मैं कुछ चीजें लिखना चाहती हूं जो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगी इसको रिवाइज करने में। मतलब कि वी विल बी टॉकिंग अबाउट कि होता क्या है। सो देयर आर लेस पीपल, राइट, देयर इज मोर लैंड, करेक्ट, एंड देयर आर बिग machines, right? So all of them is equal to extensive farming. क्लियर हो गई बात? तो बस अब देखो, अब जैसे जैसे हम इसको डिस्कस करेंगे ये सारे पॉइंट्स आएंगे। सो इट इज प्रैक्टिस्ड इन एरियाज जहां पर पॉपुलेशन लो होती है लेकिन लैंड बहुत ज्यादा होती है। तो पॉपुलेशन जहां कम होगी वहीं तो लैंड एरिया ज्यादा होगा, राइट? नहीं तो हम लैंड एरिया को तो हमने बस घर, रोड्स और मॉल्स बनाने के लिए रखा हुआ है। सो इट रिक्वायर्स लेस ह्यूमन लेबर, राइट? तो अब यहाँ पर क्या होता है, क्योंकि पॉपुलेशन कम होती है लेकिन लैंड ज्यादा होती है तो यहाँ पर लेबर भी नहीं मिलती है, तो यहाँ पर लेस लेबर होती है और क्योंकि लेबर कम होती है इसीलिए बड़ी बड़ी मशीन जैसे कि कंबाइन हार्वेस्टर का यूज किया जाता है। दूसरा, यहाँ की जो कॉमन क्रॉप्स होती हैं जैसे वीट, मेज और बार्ले होती हैं। आगे, नाउ द लो पॉपुलेशन। अब देखो, यही चीज जो मैंने आपको बताई थी तो ये अगेन एक रीकैप है। मैंने हर एक जगह पर यहाँ पर रीकैप्स रखे क्योंकि चैप्टर बहुत सिंपल है और चैप्टर में कोई भी चीज मैं नहीं चाहती हूँ कि आप भूल जाओ, तो इसलिए क्विक रीकैप्स हर जगह फ्लो चार्ट्स हैं। सो लो पॉपुलेशन, प्लेंटी ऑफ लैंड, यूज ऑफ लार्ज मशीन्स, लेस लेबर एंड ग्रोइंग वीट, मेज एंड बार्ले। तो ये एग्जाम्पल्स आप जरूर याद रखना। इसके फीचर्स क्या हैं? अब जैसे हमने बात की कि यहाँ बहुत सारी लैंड है, सो इट नीड्स लार्ज लैंड एरियाज, जैसे कि लैंड एरियाज भी कितने की 1000 से 2000 एकड़ तक की लैंड, बहुत ज्यादा। सो इट इज फाउंड इन द टेम्परेट ग्रासलैंड्स मेकिंग फार्मिंग प्रॉफिटेबल ओवर द लार्ज एरियाज। तो एक्सटेंसिव फार्मिंग छोटे एरियाज में नहीं की जा सकती है, इसके लिए हमें बड़ा लैंड एरिया चाहिए जहां पर हम मशीन्स का यूज करके हम बहुत सारी क्रॉप्स उगाए और फिर उनसे बहुत प्रॉफिटेबल बिजनेस बनाए। सो इट इज प्रैक्टिस्ड इन यूएसए, कनाडा एंड ऑस्ट्रेलिया एंड इवन इंडिया में भी। पंजाब और हरियाणा जहां पर प्लेन लैंड्स हैं वहां पर बहुत ज़्यादा लैंड भी है, तो वहां पर हमारी कंट्री में भी एक्सटेंसिव फार्मिंग होती है। तो याद रहेगा ना आपको। सो एक्सटेंसिव फार्मिंग में कितनी लैंड चाहिए? 1000 से 2000 एकड़ तक की लैंड चाहिए, टेम्परेट ग्रासलैंड्स वाला एरिया, और ये हैं हमारे एग्जाम्पल्स, सुपर डुपर इंपॉर्टेंट, राइट? समझ आ गया? सेम वही जो हमने पढ़ा। अब बात करते हैं शिफ्टिंग कल्टीवेशन की। इसका मतलब है कि जो कल्टीवेटेड लैंड है ना वो अब शिफ्ट हो रही है। क्यों शिफ्ट हो रही है? नोमैड्स याद हैं, जो जिनका एक घर नहीं होता है और जो एक जगह से दूसरी जगह पर ऐसे हॉपिंग करते रहते हैं, बस ऐसा ही कुछ यहाँ पर है।
तो ये कल्टीवेशन देखी जाती है ट्राइबल पीपल के थ्रू इन द फॉरेस्ट रीजन। तो वो क्या करते हैं, वो एक जगह जाते हैं, वहां के पेड़ काटते हैं, उनकी ब्रांचेस को नीचे फेंकते हैं, उनकी ब्रांचेस को जला देते हैं। जलाने से जो राख बनती है, जो ऐश बनती है, उसमें होते हैं बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स। उसी ऐश को जमीन पर डालते हैं, वहां पर बीज फेंक देते हैं और अब मानसून का वेट करते हैं। मानसून आता है, बारिश होती है, बीज उगते हैं, उनके लिए फसल आती है, वो उसको खाना खाते हैं। और जब वो टाइम आता है कि उस खेती का या उस सॉइल की जो फर्टिलिटी है अब वो खत्म हो जाती है, तो वो अब शिफ्ट कर जाते हैं नेक्स्ट लैंड के ऊपर। तो बेसिकली वो शिफ्ट करते रहते हैं, इसीलिए हम इसे शिफ्टिंग कल्टीवेशन कहते हैं। अब ऐसी कल्टीवेशन जहां पर हमने पेड़ काटे, जब तक सॉइल फर्टाइल थी ठीक है, और फिर हम आगे निकल गए, फिर आगे जाके पेड़ काटे, तो ये काफ़ी हार्मफुल होती है, एक तो हमारी फॉरेस्ट के लिए और हमारी वाइल्ड लाइफ के लिए भी। तो ऐसी कल्टीवेशन ऑल्दो थ्रू आउट द वर्ल्ड काफ़ी सारे एरियाज में है और सबके अलग अलग नाम होते हैं, लेकिन ये फिर भी हमारे फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ के लिए काफ़ी हार्मफुल होती हैं। तो इसे स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर भी बुलाते हैं, राइट। तो अगर मैं क्वेश्चन चाहे शिफ्टिंग एग्रीकल्चर से पूछूं, चाहे मैं स्लैश एंड बर्न से पूछूं, आपको पता होना चाहिए कि दीज टू आर द सेम, ठीक है। तो काटेंगे पेड़ों को, ब्रांचेस को नीचे फेंकेंगे, जलाएंगे, और उस राख में जितने भी न्यूट्रिएंट्स होंगे वो सॉइल में मिल जाएंगे, और अब ये सॉइल फर्टाइल होगी। जब सॉइल फर्टाइल नहीं होगी तो आगे निकल जाएंगे। सो स्टेप्स इन्वॉल्व: कट डाउन द ट्रीज एंड बुशेस, ठीक है, मतलब वो एरिया को क्लियर करेंगे। बर्न स्टम्प्स, सो ऐश विल मेक द सॉइल फर्टाइल, correct. Scatter seeds on the clear land, and now they depend on the monsoon rains. So the crops they grow are rice, maize, banana and tapioca. अब ऐसी cultivation, ये है पूरा इसका एक process. So they cut down the trees, burn stumps, ash adds fertility to the soil, scatter the seeds, so grow crops for few years. Now the soil becomes infertile. अब वो दूसरे नए पैचेस की तरफ को मूव करना शुरू कर देते हैं। So the features और the problems of shift cultivation, क्या features हैं, क्या problems हैं? So these are harmful to forests and wildlife, and after a few years soil की fertility reduce होती है, जिससे soil के erosion भी बढ़ जाता है। तो soil भी erode होने लग जाती है, क्योंकि अब trees प्लांट्स नहीं होंगे ऊपर, सॉइल लूज हो जाएगी, बारिश आएगी, तूफान आएगा, वो सॉइल उड़ के दूसरी जगह चली जाएगी, isn't it? अब नाउ इट इज प्रैक्टिस्ड इन अमेज़न बेसिन, ज़ीरा, इंडोनेशिया, मलेशिया, इंडिया में अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, छत्तीसगढ़, झारखंड एंड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। सो बेसिकली ये जो हमारी कंट्री के ईस्ट वाले एरियाज हैं, यहाँ पर शिफ्टिंग कल्टीवेशन बहुत ज़्यादा देखी गई है। अब इस शिफ्टिंग कल्टीवेशन के हर जगह अलग अलग नाम है। जैसे अगर हम इंडिया में बात करें तो इंडिया में ना, आप शायद अभी तक आपने नहीं पढ़ा होगा, लेकिन आगे जैसे आप इसको अलग अलग सब्जेक्ट्स में पढ़ोगे तो इसको झूम कल्टीवेशन बुलाते हैं, लैडिंग बुलाते हैं इंडोनेशिया में, रोका ब्राजील में, एंड मिल्पा in Central America. So it has different names. Now we are coming to the next very important type of farming, that is commercial farming. तो commercial farming से क्या आपको कोई thoughts आ रहे हैं आपके दिमाग में कि ये शायद ऐसी होती होगी? Commercially seeds, grains या food items available की जाती होंगी लोगों के लिए, exactly कुछ ऐसा ही है। तो यहाँ पर क्रॉप्स लार्ज स्केल पर उगाई जाती हैं, और क्रॉप्स का मेन मकसद होता है इनको मार्केट्स में सेल करना, मतलब प्रॉफिट के लिए, कि हम क्रॉप्स उगाएंगे, बहुत सारी लार्ज स्केल पर उगाएंगे और उनको फिर मार्केट्स में बेचेंगे, जिससे प्रॉफिट आएगा, जिससे पैसा आएगा। तो इनके यूजेस क्या है, मतलब इनको क्या क्या चीजें चाहिए, तो ये यूज करते हैं। एक तो हाई यील्ड सीड्स, मान लो सीड्स आपने लो क्वालिटी के यूज किए हैं तो प्रोडक्शन भी हाई नहीं होगी, इसलिए सीड्स हाई क्वालिटी के यूज किए जाते हैं। प्रॉपर टेस्टिंग के बाद सीड्स को यूज किया जाता है, जिससे हाई यील्ड मिले, जिससे ज्यादा हमें फसल मिले। नाउ द क्रॉप केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स, तो केमिकल्स का यूज किया जाता है। मॉडर्न इरिगेशन टेक्निक, जैसे कि इसमें एक बहुत ही फेमस इरिगेशन टेक्निक है, दैट इज ड्रिप इरिगेशन। ड्रिप इरिगेशन पता है आपको क्या होता है? मान लो ये एक फार्म लैंड है, इसमें इस लाइन में, इस लाइन में, इस लाइन में, ऐसे बहुत सारी और लाइन्स हैं, वहां पर ऐसे क्रॉप्स को उगाया है, ठीक है, एग्जाम्पल है ना, ऐसे हैं। अब यहाँ पर ऐसा नहीं होगा कि एक पाइप लाएंगे और उसे ऐसे 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 पानी फेंकेंगे, या फिर पाइप को
छोड़ देंगे फील्ड में और वो फ्लड कर देगी पानी से, और फिर जब पानी भर जाएगा फील्ड में तो उसको उठा लेंगे। नहीं, यहाँ पर क्या होता है कि जो प्लांट है, मान लो ये एक प्लांट यहाँ पर उगा हुआ है, राइट, इसकी रूट्स के पास यहाँ पर एक प्रॉपर पाइपलाइन लगाई जाएगी, प्रॉपर पाइपलाइंस बिछाई जाती हैं, और बिल्कुल रूट्स के पास पानी ऐसे ड्रिप ड्रिप ड्रिप, मतलब एक एक ड्रॉप 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 गिरता है, जिससे पानी बिल्कुल रूट्स तक जाता है, जहां पर पानी की एक्चुअल जरूरत होती है, जहां से प्लांट्स पानी को एब्जॉर्ब करते हैं, और पानी उतना ही दिया जाता है जितनी उस क्रॉप को जरूरत हो। जितनी जरूरत है उतना पानी, जहां जरूरत है वहां पानी, जिससे पानी की वेस्टेज भी नहीं होती है। तो ऐसे हम मॉडर्न इरिगेशन टेक्निक्स का यहाँ पर यूज करते हैं कमर्शियल फार्मिंग में, क्योंकि पानी की कमी होती ही है, तो उस पानी की कमी से भी बचना है ताकि बाकी जगह पानी सही मिले जहां जरूरत है, और प्लांट्स को भी पानी मिल जाए, वो भी हमें ध्यान रखना है ताकि हमारी क्रॉप यील्ड भी अच्छी हो। ये कोल्ड स्टोरेज का यूज करते हैं ताकि जो क्रॉप्स आई हैं, जो हार्वेस्ट आया है, अब ऐसा तो है नहीं कि अभी उन्होंने 1000 टन 100 टन सेब की खेती की, 100 टन सेब उन्होंने निकाले, अब एक साथ ही उन्होंने कहीं भेज दिया, नहीं, उनको कोल्ड स्टोरेजेस में रखा जाता है ताकि वो जल्दी खराब ना हो, और फिर धीरे धीरे उनको ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है ताकि फसल लार्ज स्केल है, अच्छी है और खराब भी ना हो। सो फार्मर्स मे बी स्मॉल और लार्ज, तो फार्मर्स नहीं, फार्म्स, अब हो सकता है कि जो फार्म हो वो छोटा हो या बड़ा हो, लेकिन प्रोडक्शन ज्यादा होनी चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ लार्ज फार्म्स में पॉसिबल है, छोटे फार्म्स में भी कमर्शियल फार्मिंग पॉसिबल है, बट दे यूज द मॉडर्न मेथड्स। नाउ ये है इसका एक क्विक रिकैप, ठीक है, एक मिनट, हाँ, तो ये है क्विक रिकैप। यहाँ पर गोल क्या है? गोल इज टू सेल क्रॉप्स फॉर प्रॉफिट, लार्ज स्केल फार्मिंग की जाती है और यहाँ पर मॉडर्न टेक्निक्स का यूज किया जाता है। अब क्रॉप्स एंड रीजन्स ऑफ कमर्शियल फार्मिंग, सो कंट्रीज जैसे कि यूरोप, यूएसए, कनाडा, रशिया, ऑस्ट्रेलिया, ये वो जगहें हैं जहाँ पर कमर्शियल फार्मिंग की जाती है, और इंडिया में भी बहुत ज़्यादा कमर्शियल फार्मिंग होती है। तो मैं जगह भी बताऊंगी और एग्जाम्पल्स भी कि वहाँ पर क्या क्या वहाँ पर फार्मिंग की जाती है, जैसे एप्पल्स, ग्रेप्स, मशरूम्स, कॉलीफ्लावर, ब्रोकली, ये सारी चीज़ों की फार्मिंग होती है। अब अनियंस नासिक में, ऑरेंजेस महाराष्ट्र और सिक्किम में, कॉलीफ्लावर साउथ वेस्ट बंगाल में, एंड एप्पल्स हिमाचल प्रदेश और कश्मीर में। तो ये अलग अलग जगह पर अलग अलग फार्मिंग, कमर्शियल फार्मिंग होती है। राइस की फार्मिंग होती है इंडिया में हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड और हिमाचल में। कोकोनट एंड स्पाइसेस कहाँ पर होगी बताओ? केरला में। पोटैटोज वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र। कॉटन डेक्कन प्लेटो एंड मैंगोज बिहार, राइट। तो अगेन एग्जाम्पल्स हैं, याद रखने हैं। नाउ कमिंग ऑन टू प्लांटेशन। सो प्लांटेशन फार्मिंग क्या होती है? तो प्लांटेशन फार्मिंग से आप क्या समझते हो? कुछ कैश क्रॉप्स को उगाया जाता है। क्या होती हैं ये कैश क्रॉप्स? प्लांटेशन फार्मिंग एक तरह की कमर्शियल फार्मिंग होती है जहां पर एक ही क्रॉप को, मतलब एक सिंगल क्रॉप को एक बहुत बड़ी लैंड एरिया में उगाया जाता है, इसीलिए हम इसे प्लांटेशन फार्मिंग बुलाते हैं। तो ये थोड़ी एक्सपेंसिव फार्मिंग होती है क्योंकि यहाँ पर प्रॉपर स्टेप्स फॉलो किए जाते हैं और जो क्रॉप उगाई जाती है उसे मार्केट में बेचा जाता है टू गेन मनी, राइट। तो इसे हम कैश क्रॉप भी बुलाते हैं। ये एक ऐसी तरह की फार्मिंग होती है जहां पर प्रॉपर स्टेप्स होते हैं, जैसे नर्सरी में पहले प्लांट्स को उगाया जाएगा, फिर उनको एक एस्टेट में या फिर लैंड एरिया में उसको रखा जाएगा, प्रॉपर पानी का, फर्टिलाइजर्स का यूज होगा, उसके बाद प्रॉपर स्टेप्स होंगे उनकी क्लीनिंग, पैकिंग, मतलब हाईली स्किल्ड लेबर की ज़रूरत है। ऐसी जगह से कनेक्टेड होनी चाहिए जहां पर रेल्स या रोड्स हों ताकि उनको सही जगह पर पहुंचाया जा सके, इंडिया में भी एंड इवन अब्रॉड भी हम इनको एक्सपोर्ट कर सकें और इनसे पैसा कमा सकें। तो ये होती है हमारी प्लांटेशन फार्मिंग, जो एक तरह की कमर्शियल फार्मिंग ही होती है। सो इट इन्वॉल्व सिंगल क्रॉप, मतलब मोनोकल्चर ओवर अ लार्ज एरिया। क्योंकि ओवर अ लार्ज एरिया होती है तो इसे हम प्लांटेशन बुलाते हैं। सो इट ग्रोज ओनली कैश क्रॉप्स, मतलब ऐसी क्रॉप्स जिनसे हमें पैसा आए, बस ऐसी क्रॉप्स को उगाया जाता है। सो क्रॉप्स आर फर्स्ट प्रिपेयर्ड इन नर्सरीज, ठीक है, पहले उनको नर्सरीज में बनाएंगे, देन प्लांटेड एंड हेविली, ये फर्स्ट पॉइंट है, राइट। सो एंड हेविली फर्टिलाइज, राइट। उसके बाद उनको लैंड के ऊपर ट्रांसप्लांट करेंगे, उनमें अच्छे से फर्टिलाइजर्स डालेंगे, फार्मिंग हाईली ऑर्गेनाइज्ड होगी और फैक्ट्रीज के
अंदर होगी। अब बात करते हैं द प्रोसेसेस लाइक ग्रोइंग, हार्वेस्टिंग, प्रोसेसिंग एंड पैकेजिंग। ये सब कुछ एस्टेट्स में होता है, मतलब ये बड़े बड़े एरियाज होते हैं, बड़े बड़े लैंड एरियाज होते हैं, इसलिए हम इन्हें एस्टेट भी बुलाते हैं। जैसे आपने एस्टेट सुना होगा, टी एस्टेट मतलब एक बड़ा सा लैंड एरिया होता है, उसमें सिर्फ चाय ही चाय उगाई जाती है। या आपने देखा होगा, अगर आप नॉर्थ ईस्ट की तरफ जाओ, अगर आप ऊटी की तरफ जाओ, अगर आप हिमाचल में अपर एरियाज में जाओ, तो वहां पर चाय उगाई जाती है, तो वो टी एस्टेट्स होते हैं। तो इन बड़े से लैंड एरियाज में जहां पर सिर्फ एक सिंगल क्रॉप उगाई जाती है, उसे हम प्लांटेशन कहते हैं, और उन्हीं को हम एस्टेट भी बुलाते हैं। इट रिक्वायर्स स्किल्ड लेबर एंड हाई इन्वेस्टमेंट। तो यहाँ पर स्किल्ड लेबर की जरूरत होती है और हाई इन्वेस्टमेंट की जरूरत होती है। सो द प्लांटेशन फार्मिंग प्रोसेस, जो प्लांटेशन का फार्मिंग प्रोसेस है वो क्या है, नर्सरी में पहले उगाएंगे, फिर इनको ट्रांसप्लांट करेंगे और फिर इनमें फर्टिलाइजर्स डालेंगे। अब ये ग्रो होने लगेंगे, फिर इनको हार्वेस्ट करेंगे, प्रोसेसिंग करेंगे और एक प्रॉपर पैकेजिंग होगी। इट इज सोल्ड एट नेशनल एंड इंटरनेशनल मार्केट्स। तो लोकेशन क्या क्या है, अब कॉमन प्लांटेशन क्रॉप सबसे पहले क्या है। सो कॉमन प्लांटेशन क्रॉप्स हैं जैसे टी, कॉफी, रबर, कोका, कोकोनट एंड शुगर केन एंड ऑल्सो कॉटन। कॉटन भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कैश क्रॉप है हमारी, या फिर हम बोल सकते हैं प्लांटेशन क्रॉप है। तो ये सब ट्रॉपिकल और ट्रॉपिकल एरियाज में होती है। इंडिया में भी ये ब्रिटिश टाइम पर ये चीज़ें इंट्रोड्यूस हुई थी। तो ब्रिटिश टाइम से जब ब्रिटिशर्स आए थे तब इंडिया में ये प्लांटेशन शुरू हुई थी। अब बात करते हैं इंडिया में कहाँ, मतलब कौन कौन सी कंट्रीज में। तो इंडिया में, श्रीलंका में, मलेशिया में, फिलीपींस में और इंडोनेशिया में ये उगाई जाती हैं। सो मोस्ट प्लांटेशंस आर नियर द सिटीज एंड टाउन्स। तो यूजुअली सिटीज और टाउन्स के पास होती है जहां पर वेल कनेक्टिविटी होती है विद द रोड्स एंड द रेल्स, और साथ ही साथ क्योंकि यहाँ पर हाईली स्किल्ड लेबर, इतना बड़ा सा लैंड एरिया होता है जहां पर मैक्सिमम काम मैनुअली होता है, हाथ से काम किया जाता है, इसलिए यहाँ पर लेबर की ज़्यादा ज़रूरत होती है, और जब लेबर की ज़्यादा ज़रूरत होती है तो लोगों को काम भी ज़्यादा मिलता है। नाउ कमिंग ऑन टू द मिक्स्ड फार्मिंग। मिक्स्ड फार्मिंग मतलब जहां पर क्रॉप्स को भी ग्रो किया जाता है और वहां पर एनिमल्स की रेयरिंग भी की जाती है सेम फार्म्स में। दैट इज कॉल्ड एज मिक्स्ड क्रॉपिंग। यहाँ पर एनिमल्स को डेयरी के लिए यूज किया जाता है, मतलब डेयरी एनिमल जैसे काउ, बफलो, गोट, इन सबको रखा जाता है। पोल्ट्री फार्म्स होते हैं जिनसे एग्स और मीट मिलता है। देन इट हेल्प्स फार्मर्स टू अर्न फ्रॉम मल्टीपल सोर्सेज। अब मान लो ऐसा है कि हमने क्रॉप्स भी उगाई हैं, हमने एनिमल्स को भी रखा है, ठीक है, क्रॉप फेल हो गई तो भी हमारे पास दूसरा सोर्स ऑफ इनकम है, तो भी हमारे पास हम दूध, एग्स और मीट बेचकर हम पैसे कमा सकते हैं। सही है ना। अब इफ वन एक्टिविटी फेल्स द फार्मर्स स्टिल हैव अनदर सोर्स ऑफ इनकम। कोई भी एक एक्टिविटी फेल हो जाती है तो भी हमारे पास दूसरा सोर्स ऑफ इनकम रहता ही है। सो द यूजेस द मॉडर्न मशीन्स, द क्वालिटी सीड्स एंड द केमिकल फर्टिलाइजर्स। अब मान लो कि जो वेस्ट है, ग्रेन्स हमने निकाल लिए, हमारी एकदम सफल हो गई हमारी फसल, अब ग्रेन्स हमने निकाल लिया, अब जो बचा उसको भी तो हम एज फीड यूज कर सकते हैं फॉर आवर एनिमल्स, और जो फिर भी बच गया उसको हम एज अ मेन्योर, उनमें भी तो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, तो जब वो डीकम्पोज होंगे तो उनसे न्यूट्रिएंट्स निकलेंगे जो हमारी सॉइल की फर्टिलिटी को इम्प्रूव करेंगे। सो यहाँ पर यूज होती है मॉडर्न मशीन्स, क्वालिटी सीड्स और केमिकल फर्टिलाइजर्स, और यहाँ पर नेचुरल मेन्योर्स का भी यूज होता है जो कि सॉइल की फर्टिलिटी को इम्प्रूव करता है। तो इसको अगर हम एक फ्लो चार्ट में समझें तो एक सेम फार्म लैंड होता है जहां पर क्रॉप्स को भी उगाएंगे और एनिमल्स को भी रियर करेंगे। यहाँ पर अर्निंग्स किससे होंगी, मिल्क, एग, मीट या फिर क्रॉप से। सो मेन्योर्स नेचुरल होते हैं जो सॉइल की फर्टिलिटी को इम्प्रूव करते हैं, और बेटर प्रोडक्टिविटी होती है और रिस्क कम होता है कि एक चीज़ से पैसा ना भी आए तो हमारे पास एक ऑल्टरनेटिव सोर्स ऑफ इनकम तो है ही। दूध, अंडे, मीट ये तो चला ही रहता है, ये लोग खाते ही हैं। तो इनके कुछ बेनिफिट्स हैं जैसे कि नेचुरल मेन्योर सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करते हैं, इससे सॉइल इरोजन कम होता है, इससे क्रॉप रोटेशन भी होता है, एंड रीयूजेस क्रॉप रेजिड्यूज एज एनिमल फीड और फर्टिलाइजर्स। इट ऑल्सो प्रमोट्स वाटर कंजर्वेशन। तो ये सारे इसके बेनिफिट्स हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आपको पता होने चाहिए। तो आई होप आपको मिक्स्ड फार्मिंग भी समझ आया।
तो अब हम बात करते हैं कि इनका यूज कहाँ पर होता है, मतलब मिक्स्ड फार्मिंग कहाँ पर प्रैक्टिस की जाती है, यूज नहीं पर प्रैक्टिस कहाँ पर की जाती है। तो इंडिया में तो वैसे ये कॉमन है नहीं, लेकिन कुछ एरियाज जैसे कि हिमालयन रीजन्स में क्या होता है कि लोग अपने पशु भी रखते हैं, वहां पर क्रॉप्स भी उगाते हैं, वहां मशरूम की खेती भी चल रही है और वहां पर बी कीपिंग भी हो रही है। तो एक ही फार्म लैंड पे बहुत सारे वो काम कर रहे हैं। इसके सिवा यूएसए और यूरोप में ये काफी कॉमनली देखा गया है। So this was all from our today's session. I hope आपको पूरा चैप्टर अच्छे से समझ आया, बहुत ही सिंपल था। इस चैप्टर में आपको हर तरह की फार्मिंग क्या होती है, उनके अपने बेनिफिट्स क्या हैं, उनके डिसएडवांटेजेस क्या हैं, बस यही सब पढ़ना है। तो आई होप आपको अच्छे से समझ आया है। कहीं पर कोई भी डाउट होगा प्लीज आस्क इट ऑन आस्क क्वेश्चन सेक्शन और यू कैन बुक योर क्लास विद लर्नर हब स्वयं। आई सी यू नेक्स्ट टाइम विद द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन यू ऑल टेक केयर एंड एज यू ऑल नो लर्नर हब मतलब फ्री है पर बेस्ट है।